बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ हैं। सीपीएम और कांग्रेस मिलकर के वेस्ट बंगाल में भी लड़े, अभी तीनों राज्यों का जो चुनाव हुआ उसमें भी लड़े, और बिहार में भी गठबंधन है, वहाँ नीतीश कुमार के साथ भी गठबंधन है, अब आरजेडी के साथ गठबंधन है। तो गठबंधन जहाँ है वहाँ आराम से लड़ रहे हैं। उसके अलावा ज़रूरत क्या है? केजरीवाल के साथ मिलने की ज़रूरत है, या केसीआर के साथ मिलने की ज़रूरत है, या ममता बनर्जी के साथ मिलने की ज़रूरत है? अगर ऐसा होता है तो फ़ायदा नुकसान अगर देखा जाए तो कहाँ दिखाई तो देता नहीं है। ऐसे ही खासकर उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, वहाँ की स्थिति भी वैसे ही अच्छी दिखाई नहीं देती है। जी राजीव जी, 2-3 बातें करूंगा इसमें। मैं सबको सुन रहा था जी। और कमोबेश सहमत हूँ। और देखिए, हमको ये भी बात करनी चाहिए कि बीजेपी की ऐतिहासिक गलती क्या है। विपक्षी एकता तो होगी, और हमने लगातार, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं भारतीय राजनीति में 1977 के इलेक्शन को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर मानता हूं। जनता विकल्प तैयार करती है, जनता विपक्षी एकता कायम करती है। 1 महीने पहले तक जनता पार्टी के सारे नेता जेल में थे। 1 महीने के अंदर जनता पार्टी बन गई, सत्ता में भी आ गई। चुनाव चिन्ह भी उसका किसी को नहीं मालूम था। तो ये जब जनता तय करती है राजीव जी, तो फिर वो किसी और को तय करने की जरूरत नहीं, ना हमको, ना आपको, ना कांग्रेस को, ना दूसरी पार्टियों को। मुझे लगता है कि 2024 का इलेक्शन ऐसे ही एक वाटरशेड मोमेंट होगा भारत के इलेक्टोरल हिस्ट्री का, जहां जनता बहुत कुछ तय करने जा रही है। तो इसलिए मैं दीपक जी से सहमत हूं कि बहुत सारे जो नुएंसेस हैं, जो माइक्रो डिटेल है, कौन कहां से कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन विड्रॉ करेगा, ये पिक्चर अभी तस्वीर सामने दिखाई नहीं देगी। और ये स्ट्रेटेजिक है। विपक्ष के जो 5-6 बड़े नेता हैं, जिनको हम सब जान रहे हैं कि कौन लोग होंगे जो कि तय करेंगे। मान लीजिए कि शरद पवार तय करेंगे, मान लीजिए कि नीतीश कुमार उत्तर भारत की पार्टियों का तय करेंगे। और मैं साफ साफ बता दूं कि जनता पार्टी से बिखरे हुए जो अलग अलग घटक हैं, जो अलग अलग नामों से हैं आज की तारीख में, नीतीश कुमार उन सब का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे हो रही हैं। वो किन्हीं कारणों से, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एजेंसीज का खौफ हो, चाहे वो उनकी अपनी रणनीति हो, उसको अभी सामने तस्वीर को रखना नहीं चाहते, और वो आ जाएगी। एक दूसरी बात की, देखिए, एक बार फिर मैं 77 के इलेक्शन की बात करता हूं कि इंदिरा गांधी जब हारी, तो दक्षिण भारत से 155 हारने के बाद भी 155 सीटें उनकी आई थी। उत्तर भारत से साफ हो गई थी पार्टी, दक्षिण भारत से आई थी पार्टी जीत कर काफी सीटें। नरेंद्र मोदी को भी ऐसा ही 2019 के इलेक्शन में संकेत मिला था, जिस भी वजह से हो, चाहे पुलवामा बालाकोट का ही असर हो, लेकिन उसका जो ट्रेडिशनल एक यूनिवर्स है हिंदी भाषी क्षेत्रों का, उसके बाहर जाके बीजेपी को काफी सीटें मिली थी। 18 सीटें वेस्ट बंगाल से आ गई थी, 24 या 25 सीटें कर्नाटक से आ गई थी। पिछले 5 साल की अगर आप राजनीति देखिए, 2019 के बाद की बीजेपी की राजनीति देखिए आप, तो पूरी राजनीति उनकी गैर हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ रही है, और पूरा कंसंट्रेशन, नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव, सोशल नैरेटिव, उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र को अपने आप को कंसोलिडेट उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र में किया। यानी बीजेपी को अगले 50 साल की
पॉलिटिक्स करने के लिए अगर उसको अपने यूनिवर्स का एक्सपेंशन करना था तो वो नीतियों से होगा, रिप्रेजेंटेशन से होगा, वो नहीं किया। ये गलती है बीजेपी की। अगर कोई सोशल फिनोमेना काम कर गया उत्तर भारत में तो इनको कोई रिप्लेसमेंट कहीं और से नहीं आ रहा है, जैसा कांग्रेस को आ गया था रिप्लेसमेंट 125 सीट का दक्षिण भारत से। तो बीजेपी की ये ऐतिहासिक भूल है और ये नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पे सवाल खड़ा होगा। भविष्य की बीजेपी सवाल खड़ा करेगी कि एक मौका आपको मिला, 10 साल का मौका मिला और आप उत्तर भारत से आगे नहीं जा पाए। और ऐसा नहीं कि उत्तर भारत में संकेत नहीं मिले। जब से बीजेपी पैदा हुई है राजीव जी, बिहार में एक भी मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बन पाया है। बीजेपी के जन्म से लेकर आज तक समर्थन होता रहा, वो सब खेल होते रहे, लेकिन अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। हमने ये भी देखा है उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे जहां पे बहुत लंबी चौड़ी सीटें आ जाती हैं कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद वहां एक नारा आता है कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और वो नारा कामयाब हो जाता है। बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि उत्तर भारत में बीजेपी ने अपना ओवर कंसंट्रेशन किया है और ये आगे चल के उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान करेगा। उनके पास मौका था 10 साल का, वो इंक्लूसिव होते, वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते, उन्होंने वो नहीं किया। तोड़ फोड़ की राजनीति, ईडी, सीबीआई, और अभी हाल में आप देखिए तमिलनाडु में जो हरकत की है, आपको लगता है कि तमिलनाडु में इनको क्या मतलब एक सीट कभी अगले 20 साल मिल पाएगी? बिहारी तो मजदूरों का, प्रवासी इस तरीके से ये काम कर रहे हैं जी जी। और एक मैं आखिर में एक छोटा सा आंकड़ा आपको दे दूं, फिर मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करूंगा कि आप देखिए वही जो बात मैं कह रहा हूँ कि 85% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और 6 जो हिंदी भाषी राज्य है यानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड 90% है। तो बीजेपी का जो 39% है, जिसको अभी अजय जी बता रहे थे, उस 39% में अगर आप एग्रीगेट करेंगे तो हिंदी भाषी क्षेत्र में ये 46% है, और पूरा एग्रीगेट 31% ही है। वो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में 31% वोट शेयर है बीजेपी का। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक ऐतिहासिक भूल की है, अपना 10 साल वेस्ट किया उन्होंने कि इनको अगर एक्सपेंशन करना चाहिए तो नहीं किया, और एक ही थूनी में छप्पड़ टांगा है। अब उस थूनी जाती है तो छप्पड़ नीचे। और विपक्षी एकता तो आप देखिएगा कि अगर देश की जनता को सत्ता बदलनी है तो देश की जनता न सिंबल का इंतजार करती है, न पार्टियों के इंतजार करती है। वो भानुमति का पिटारा भी बना देती है, वो कुछ भी करती है, वो विपक्षी एकता को जनता खड़ा कर देती है। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो बात आप कह रहे थे, जिस बात के साथ आपने शुरुआत की थी, कमोबेश अब देखिए जितने पैनलिस्ट हैं वही बात कर रहे हैं। उसी बात को मैं चाहता हूं थोड़ा और आगे बढ़ाइए कि ये नैरेटिव ज़बरदस्ती सेट किया जा रहा है और हम लोग भी उसमें फंसने की कोशिश कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, अब देखिए हम उससे बाहर निकल चुके हैं, हम नहीं फंस रहे हैं, हम सीधी बात कर रहे हैं। जैसे अभी प्रशांत जी कह रहे थे, उनसे पहले अजय शुक्ला जी कह रहे थे कि सीधी बात है कि जनता जो है, और उसमें भी कितने परसेंट वोटर्स बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कितने परसेंट वोटर्स दूसरे पार्टियों को दे रहे हैं, ये तमाम बातें आ रही हैं। दूसरे पार्टियों के वोटर्स को जोड़ करके हम सोच लें कि नहीं ये सब मिलेंगे नहीं जब तक, तब तक बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, ये भी छलावा और हमारे द्वारा भी एक छलावा होगा, उसी राह में चलने की कोशिश होगी। थोड़ा आप और थोड़ा आगे बढ़ाइए जो अपनी बात आप रख रहे थे कि किस रूप में 2024 को देखा जाए। देखिए राजीव जी, मैं अपनी बात को और सिद्ध करता हूं। बिहार के बाई इलेक्शन में मुकेश सहनी ने जो 12,000 उनके कैंडिडेट को वोट मिला, इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि साधु यादव ने और ओवैसी की पार्टी ने जो नुकसान अपोजिशन को किया, उतना नुकसान मैंने बीजेपी को कर दिया और केवल 2,000 वोट का अंतर हुआ। यह है स्ट्रेटेजिक अलायंस।
जो आम आदमी पार्टी और बीआरएस और ओवैसी 3 लोगों को अगर कांग्रेस ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जोड़ा था, ये था स्ट्रेटेजी। अब आप सोचिए, अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई होती तो बिहार, गुजरात के अंदर कांग्रेस को इतनी कम सीटें न मिलती। वहां पे एक स्ट्रेटेजिक रूप में वहां पे जाके आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को वोटों को तोड़ा और बीजेपी जीत गई। अगर ओवैसी इनके साथ आ जाएगा, मैं फिर पुनः बात अपनी कह रहा हूं कि बीजेपी को 70% सीट मिलेंगी, क्योंकि वो हिंदुत्व पे अटैक हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर वेस्ट बंगाल में अगर जो टीएमसी है और कांग्रेस साथ आ जाएंगे, बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल जाएगी, क्योंकि वो होगा कि सब मुसलमानों की राजनीति हो रही है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखना पड़ेगा बीजेपी का वोट बैंक कौन है, कांग्रेस का वोट बैंक कौन है। एक और बात आपसे कहता हूं, कहनी नहीं चाहिए, जातिवाद पे मेरे को डिस्कशन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन करता हूं। बीजेपी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, उसको 20% सीट मुसलमानों को नहीं देनी पड़ती, 80% सीट का वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हिंदुओं में, और इसलिए ये मैसेज दे पाते हैं अदर ओबीसीज को और एमबीसीज को कि हम तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखते हैं। देखिए, कांग्रेस और एसपी ने तुम्हें वो नहीं दिया सीट, क्योंकि उनको मुसलमानों को सीट देनी पड़ती है। सवर्ण होने के बावजूद ये बात मैं कहता हूं, ये चीज समझनी पड़ेगी जो खड़गे जी को अध्यक्ष बना के इन्होंने किया है। कांग्रेस को बिल्कुल दलित समर्थन और एमबीसी समर्थक पार्टी के रूप में उभरना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जो सवर्ण वोट बैंक है 20%, वो 1% भी नहीं हिलेगा। उसको आप हिलाने का प्रयास मत कीजिए। उनके कैंडिडेट्स को 2-4 जो हों, जो कि समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हों और एकजुटता में ध्यान रखते हों, मनुवाद का समर्थन न करते हों, क्योंकि जो मुसलमानों को आप सीट देते हैं उसकी भरपाई आप केवल सवर्णों को सीट न देके कर सकते हैं। ये मैं स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूं, मैं कोई जातिवाद धार्मिक विद्वेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना पड़ेगा। जो वहां पे तेलंगाना के अंदर कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है, अगर वो इनके साथ खड़ी हो जाए, बीजेपी पहला स्टेटमेंट देगी सारे भ्रष्टाचारी मिल गए और शराब के समर्थन में खड़े हो गए। आम आदमी पार्टी का भी ये मिले शराब में समर्थन कर रहे हैं और वहां पे बीआरएस का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ने सही किया, मानी गए। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना पड़ेगा और अपने को एक रणनीति के रूप में कि हम वो पार्टी हैं जो कि मनुवाद के खिलाफ हैं, और सही में करना पड़ेगा। और हम जो है धर्मनिरपेक्षता जरूर चाहते हैं, लेकिन ऐसा चाहते हैं जहां पे दलितों पे, बैकवर्ड पे, मुसलमानों पे अत्याचार न हो और देश में केवल सवर्ण राज न करें। राजीव जी। जी बिल्कुल। धनंजय जी, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, क्लोजिंग कमेंट की ओर आना चाहता हूं आपके पास भी, फिर जेपी सिंह साहब और अजय शुक्ला जी, किस रूप में जो बात कह रहे हैं, बहुत पते की बात कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। दो स्टेट के अलायंस तो बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी। मैं 2 स्टेट की बात करता हूँ। 2 स्टेट की पॉलिटिक्स जो है विपक्षी एकता की पॉलिटिक्स बयान करती है। एक है बिहार और दूसरा है महाराष्ट्र। तो बिहार में आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ सारी गैर विपक्षी पार्टियां जो है एक हो गई, जो विपक्षी पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। अब एक नई स्ट्रेटजी आज ही सूचना आई है कि बेगूसराय जो है वो भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है, और ये घोषित है कि बीजेपी के साथ जो सबसे ज्यादा जो जातियां समर्थक के तौर पे खड़ी हैं वो भूमिहार जाति है। लेकिन बेगूसराय में पहली बार बीजेपी ने ये रिस्क लिया है कि कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाया है, और इससे बड़ा हंगामा मचा हुआ। तो बीजेपी को जो अभी स्वामी जी ने कहा कि सवर्ण से इतर जातियों पे कंसंट्रेशन करना पड़ रहा है, वो करने की कोशिश कर रही। लेकिन जैसा कि कहा प्रशांत जी ने कि नीतीश कुमार पूरे जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड का इलाका है, वहां अपने तरीके से वो गठबंधन या कैसे उसको एक सूत्र में बांधा जाए, जो जनता दल या जनता पार्टी के जो बिखरे हुए धड़े हैं उनको जोड़ा जाए, उस पर पूरी गहनता से काम चल रहा है। और उसी काम के तहत आप समझिए कि ये जो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जो जगदेव बाबू का नारा था, और जो ओबीसी को, सवर्ण महिलाओं को या महिलाओं को कहिए, सारी महिलाओं को एक जगह लाने की जो कोशिश है, वो कोशिश वहां चल रही है। और देखिए कि केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर दिखाए गए ओबीसी के, उनको पिछले चुनाव में हारना पड़ा। पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया, और अभी हालत ये है कि वहां केशव मौर्य से ज्यादा बड़े नेता जो है मौर्य समाज के या ओबीसी के कहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बन के उभरे हैं, और इसीलिए उनके पीछे अखिलेश यादव खड़े हो गए।
और शूद्र को लेकर के जिस तरह से विधानसभा में भी अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी, उससे पता चलता है कि जगदेव बाबू ने जिस बात को आगे बढ़ाया था या उठाया था, उस पे राजनीति बिहार उत्तर प्रदेश में चल रही है और ये राजनीति बीजेपी को बहुत डैमेज करेगी। एक बात और जो कही प्रसाद जी ने कि आज तक बिहार में कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं मिला, बिहार को आगे भी नहीं मिलने वाला है। बीजेपी में जो शक्ति थी वो भी अमित शाह जी ने खत्म कर दी और जो बड़े नेता उनके माने जाते थे उन सबको बेचारा बना दिया, वो चाहे राजीव प्रताप रूडी हो या जो है नंद किशोर यादव हो या छोटे मोदी हो। अभी रविशंकर प्रसाद तो खामखा कूद रहे हैं, राहुल गांधी को गाली देकर के वो सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएंगे, वो स्थिति उनकी बनने वाली नहीं है क्योंकि वो पाटलिपुत्रा सीट से भयंकर तरीके से हारेंगे। अब महाराष्ट्र आइए तो महाराष्ट्र में शिवसेना को चाहे जितना छिन्न भिन्न कर दिया हो इन्होंने, ईडी सीबीआई और पता नहीं किस किस का साथ लेकर के, पैसे का साथ लेकर के, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की ताकत हुआ करती थी, अभी भी बीजेपी की ताकत शिवसेना थी। हिंदू वोट जो है वो बीजेपी की वजह से उनके साथ नहीं जमा हो रहे थे। हिंदू वोट जो है वो बाला साहब ठाकरे की वजह से जमा हुए थे, उद्धव ठाकरे की वजह से जमा हुए। और अब जब बीजेपी ने शिवसेना को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया है तो उसका असर ये हुआ है कि बीजेपी ने अपने हिंदुत्व में छेद किया और इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। और ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के जो है नेता, वो तीनों मिलकर के महाविकास आघाड़ी जो है, बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर